गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद जय भारत। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है, आशा है सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत मस्त और बहुत शानदार ही चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई, जो कि चलनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इस साल अपने माता पिता को एक बेहतरीन तोहफा देना है कि आप लोग सरकारी नौकरी लग जाएं, इससे बढ़िया तोहफा शायद आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके परिवार के लोगों के लिए नहीं हो सकता। तो जो आप उनको देने वाले हैं ये तभी संभव है जब आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो सभी प्यारे साथी जो हैं एक बार क्लास के साथ जुड़ें और मुझे बताएं, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आपने अभी तक मेरी गुड आफ्टरनून तो कभी नहीं हुई है, गुड मॉर्निंग और नमस्कार और जय हिंद जय भारत, और जो मैंने आपको अभी अच्छी बात बताई वो आपने सुनी या नहीं? जल्दी से सारे बच्चे बताओ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय हिंद जय भारत, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जल्दी से आओ प्यारे बच्चे और जल्दी से बताएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। कल की पीडीएफ नहीं मिली बेटा, पीडीएफ आपको मिलेगी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के अंदर। पीडीएफ क्लास नोट्स के नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें या तो एनटीपीसी के नाम से मिलेगी या बुलेट सीरीज के नाम से, वहां पे आपको सर्च करना है, उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी प्यारे बच्चे जो हैं क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, और एक बार थम्स अप कर दो सारे बच्चे, जिससे मुझे पता चले कि भाई तुम लोग बिल्कुल तैयार हो अंगूठा दिखाने के लिए नौकरी को। क्योंकि नौकरी तो हम तुम्हें लेके ही रहेंगे, ये तुम्हें कहना है भैया नौकरी से, क्योंकि नौकरी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इस बार तुम्हें हमारे पल्ले में आना ही पड़ेगा। तो इस बार तो हम हासिल करके रहेंगे अपनी एनटीपीसी की जो नौकरी है इसको। तो आ जाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे अंगूठे आप लोगों के हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमारी जो बुलेट सीरीज है इसमें हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, और दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बात किसके बारे में करेंगे? प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। बहुत अच्छे से आप जानते हो क्वेश्चन जरूर मिलता है प्लांट से। तो आइए बेटा, इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत कुछ नई चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम टेबल आज बता देती हूँ एक बार फिर से। जो बच्चे कल क्लास के साथ जुड़े थे उन्हें पता चल चुका है, जो बच्चे आज नए हैं बेटा, बुलेट सीरीज के अंदर जो आपके प्रैक्टिस सेट्स चलते हैं, किस टाइम कौन सा प्रैक्टिस सेट चलता है, ये उसका टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सुबह 11 बजे आप लोगों की बायोलॉजी चलती है, फिर 1 बजे आप मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, 4 बजे आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज 15 तारीख है तो बिल्कुल आज आपका केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा शाम 6 बजे। और दोस्तों जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट आप शाम 7 बजे करेंगे। और बेटा आज ही 15 तारीख को, जैसा कि मैंने कल बताया था, आज आपका करंट अफेयर भी चलेगा और आपकी फिजिक्स भी चलेगी। तो करंट अफेयर 8:30 बजे रात को और फिजिक्स 9:45 PM पर आप जुड़ जाना फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलो, पीडीएफ अगर अपलोड नहीं हुई है, बिल्कुल वैसे तो हो गई होगी, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप उसको अभी सर्च कर लेंगे पीडीएफ क्लास नोट्स के एक फोल्डर में जाकर। एप्लीकेशन के अंदर ही है पीडीएफ क्लास नोट्स का फोल्डर, उस फोल्डर में एनटीपीसी के नाम से या बुलेट सीरीज के नाम से आपको पीडीएफ जो है वो दिखाई दे जाएगी। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न काफी बड़ा है, देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना तो अब हमें है ही नहीं भैया, है ना। हमने मेहनत कर ली है और मेहनत जरूर सफल होगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? राइजोइड्स क्या होते हैं दोस्तों, ये बताओ सबसे पहले। राइजोइड्स एक तरीके की संरचनाएं होती हैं जो आपके नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की जड़ों में पाई जाती हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट बोले तो असंवहनी पादप, ऐसे पादप जिनमें जाइलम और फ्लोयम नहीं होते, जैसे कि शैवाल हो गई, जैसे कि ब्रायोफाइटा हो गए, जैसे कि आप लोगों के थैलोफाइटा हो गए। ऐसे पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली संरचना राइजोइड्स। तो इनके बारे में कौन सी चीजें गलत हैं? इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है, बिल्कुल मूल रोम मतलब जड़ों के समान होती है। ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के बढ़ने वाले उभार होते हैं, बिल्कुल मैंने अभी कहा कि ये ब्रायोफाइटा वगैरह के पौधों में पाए जाते हैं। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है। नहीं भैया, ये एक पौधा थोड़ी है, राइजोइड एक पौधा थोड़ी है, राइजोइड तो जड़ों के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना है। तो इनके पास खुद का तना पत्ती कैसे हो जाएंगे? तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनके लिए गलत है, और गलत स्टेटमेंट ही आपको पूछा है। ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं, बिल्कुल। तो ये तो बहुकोशिकीय संरचनाएं हैं, परंतु ये नहीं है कि इन पर तना भी मिलेगा, इन पर जड़ भी, इन पर पत्तियां भी मिलेंगी एक पौधे की तरह, नहीं, क्योंकि ये खुद अलग पौधे हैं ही नहीं, ये तो पौधों के ही अंदर पाई जाने वाली एक संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा?
आपका सही हो जाएगा। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों के बीच अलग नहीं है। मतलब यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें आपको जड़, तना, पत्तियों के बीच में उसको आप नहीं डिवाइड कर सकते। तो आप बताओ जल्दी, कारा, रिक्शिया, स्पायरोगायरा या मार्सिलिया। तो आपने बताया स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक ऐसा पौधा है, कहने को क्या है दोस्तों, ये एक शैवाल है। स्पायरोगायरा एक शैवाल है दोस्तों, एक एल्गी है। और ये जो एल्गी है ना, ये कैसी एल्गी है दोस्तों, ये फिलामेंटस एल्गी होती है, यानी कि ये तंतुमय एल्गी होती है। तंतुमय, फिलामेंटस है। इसमें आप लोगों को क्या मिलते हैं, फिलामेंट मिलते हैं। ये फिलामेंट वाली एल्गी होती है। इसकी जो शेप है वो ऐसी सी होती है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे इसमें फिलामेंट बने होते हैं। तो इसको देखने पर आप इसमें पत्ती, जड़, तना इनको कहीं भी वेरीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो स्पायरोगायरा है ना, इसी में ऐसा माना जाता है कि जीवित कोशिका की खोज भी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जो जीवित कोशिका की खोज हुई थी। अच्छा, जीवित कोशिका को किसने खोजा था, बताना सारे बच्चे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। जीवित कोशिका को किसने खोजा था बेटा, जीवित कोशिका को किसने खोजा था। ये स्पायरोगायरा एक शैवाल है दोस्तों, हरी शैवाल। ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन कलर की एल्गी है। ये डीएनए के खंड नहीं है, डीएनए के खंड तो जीन होते हैं। हम डीएनए नहीं पढ़ रहे बेटा, हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। और जीवित कोशिका की खोज बिल्कुल किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। क्लियर, ल्यूवेनहॉक। तो आपने कहा कि जो ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने जब किसको खोजा था, आपने बताया कि जब इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी, ऐसा माना जाता है स्पायरोगायरा में ही करी थी। ठीक है, अब इस स्पायरोगायरा के कुछ नाम भी हैं। इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको कहा जाता है दोस्तों सिल्क। इसको पोंड सिल्क के नाम से जाना जाता है, पोंड सिल्क। ठीक है, इसको तालाब का रेशम कहते हैं। आपको कभी भी पूछे कि तालाब का रेशम हम लोग किसको कहते हैं, तो आपने कहा इसी को, स्पायरोगायरा को ही कहा जाता है पोंड सिल्क। बड़ी चिकनी होती है बेटा, ये बहुत चिकनी होती है सिल्क की तरह, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पोंड सिल्क। ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। कई जगह तो पोंड सिल्क लिखा मिल जाता है और कई जगह वाटर सिल्क लिखा मिल जाता है। वाटर सिल्क या पोंड सिल्क, मतलब सिल्क की बात जब भी हो, स्पायरोगायरा को याद रखना है। मैम कारा, कारा भी एक हरी शैवाल है, लेकिन इसमें आप पत्तियां देख सकते हो। कारा भी क्या है दोस्तों, एक हरी शैवाल है। ये भी एक ग्रीन एल्गी है, लेकिन इसको जब आप देखेंगे तो इसमें आपको पत्तियां दिखाई दे जाएंगी। रिक्सिया, मार्शेलिया, ये सब क्या होते हैं, ये आप बताकर चलते हो, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले पौधे होते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। नॉट फाउंड इन प्लांट ऑफ टेरिडोफाइटा। दोस्तों टेरिडोफाइटा के अंदर कौन नहीं पाया जाता है, आपको बताना है, फटाफट बताओ। टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम जमीनी पौधे कहते हैं। ये ऐसे पौधे थे जो पानी को छोड़कर जमीन पर उगना शुरू कर दिया था इन्होंने, तो ये प्रथम जमीनी पादप है, आपने पढ़ा था। इनको कहा जाता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, जो टेरिडोफाइटा है। और टेरिडोफाइटा को कई बार हम लोग पादप जगत के सरीसृप भी कह देते हैं, सरीसृप भी इनको कह देते हैं हम लोग, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं सरी पूर्ण रूप से कहाँ रहते हैं, पानी की जगह जमीन पर उगते हैं। तो इन्हीं को हम लोग रेप्टाइल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इन्हें हम रेप्टाइल्स भी कह देते हैं, पादपों का रेप्टाइल। अब ये जो टेरिडोफाइटा है, एक तो मैंने कहा इनको सरीसृप कहते हैं, एक मैंने कहा ये प्रथम जमीनी पौधे हैं। इनके बारे में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना बेटा, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम आपको देखने को मिला था, तो इनको कहा जाता है प्रथम संवहनी पौधे। ये भी आपको पूछा जाता है कि प्रथम संवहनी पादप किसको कहते हैं, टेरिडोफाइटा को, इन्हीं को कहते हैं फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट। तो यही हैं जिनमें सबसे पहले हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिले थे। जाइलम तो जानते हो ना क्या काम करते हैं, जाइलम पौधों के अंदर जल का स्थानांतरण करते हैं और फ्लोएम पौधों के अंदर भोजन का स्थानांतरण करते हैं, है ना, ये काम तो आप करते हो, बिल्कुल बताया आपको। तो टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल नहीं पाए जाते, है ना, जिनमें क्या नहीं होते दोस्तों, फूल नहीं होते। इनमें पत्तियां भी हैं, देखो दिख रही हैं, ये
रही पत्तियां भैया, इनमें जड़ भी होता है और इनमें हल्का सा बारीक तना भी होता है, लेकिन इनके अंदर फूल नहीं खिलते हैं। अच्छा मैम, फूल किसमें खिलते हैं? तो मैंने आपको कहा था कि जब हम पादपों की बात करते हैं, जब हम दोस्तों प्लांट की बात करते हैं, तो पादपों को दो वर्गों में बांटा है। आपने बात करी थी, एक तो होते हैं अपुष्पी पौधे। अपुष्पी का मतलब होता है, इनको कहते हैं क्रिप्टोगैम, क्रेप्टोगैमस इनको कहा जाता है। अब ये जो क्रेप्टोगैमस है, देखो नाम से पता चल रहा है अपुष्पी, मतलब इन पर पुष्पी नहीं होते। तो भैया क्रेप्टोगैमस का ही तो पार्ट होता है थैलोफाइटा। क्रेप्टोगैमस के कितने पार्ट होते हैं? थैलोफाइटा इन्हीं का पार्ट होता है दोस्तों, थैलोफाइटा, जिसमें शैवाल आती हैं, है ना, थैलोफाइटा इन्हीं का पार्ट है, क्रेप्टोगैमस का ही। आपको मैंने बताया कि दोस्तों ब्रायोफाइटा इन्हीं का पार्ट है, ब्रायोफाइटा इन्हीं का पार्ट होते हैं, ब्रायोफाइटा। क्लियर? तो इनमें भी फूल नहीं खिलते ब्रायोफाइटा में, और थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में तो हम लोगों को क्या नहीं पाए जाते? वेस्कुलर बंडल भी नहीं होते। और दोस्तों टेरिडोफाइटा भी इन्हीं का पार्ट है, टेरिडोफाइटा भी इन्हीं का पार्ट है। तो जब ये किसके अंदर आते हैं? जब ये आते हैं पुष्पी में, तो दैट्स मीन इन पर पुष्प मिलेंगे ही नहीं। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं, इन पर भी हम लोगों को पुष्प नहीं मिलते हैं, है ना मैम। पुष्प कौन कौन से पौधों पर मिलेंगे? तो पुष्प मिलते हैं पुष्पी पादपों के ऊपर, पुष्पी जिनको कहते हैं फिनेरोग्राम, फिनेरोग्राम्स जो होते हैं, इन पर आप लोगों को पुष्प मिलते हैं। और ये दो होते हैं, आपने कहा अनावृत बीजी होता है एक, तो अनावृत बीजी जिनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म जिनको कहते हैं, और दूसरे हो जाते हैं आप लोगों के आवृत बीजी। भैया आवृत बीजी तो दोस्तों सबसे ही ज्यादा विकसित पौधे हैं, इन पर तो फल फूल बीज सब कुछ मिलता है एंजियोस्पर्म पर। एंजियोस्पर्म तो सबसे ज्यादा विकसित पौधों की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि थैलोफाइटा कैसे पौधे, ये टेरिडोफाइटा कैसे पौधे हैं? ऐसे पौधे जिन पर पुष्प नहीं आते। इसीलिए आपने यहां से देखा कि टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे हैं जिन पर फूल नहीं आते, नो फ्लावर, है ना बेटा। हाँ जी, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने अब जो अगला प्रश्न है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां, ये बेसिकली क्या है? पत्तियां, ठीक है, जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन थ्रू प्लांट पार्ट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्यारे बच्चे, तो ये जो लीव्स वगैरह होती हैं, इनके द्वारा जो प्रजनन की क्रिया होती है वो किस में होती है? तो ये किस माध्यम से होता है? तो मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी तना, जब कभी भी दोस्तों पत्तियां, और जब कभी भी जड़, इनके माध्यम से किसी भी पौधे में रिप्रोडक्शन होता है। स्टेम आप लोग बताकर चलेंगे, लीव्स आप लोग बताकर चलेंगे, एंड रूट आप लोग बताकर चलोगे। इनके द्वारा होने वाले प्रजनन को हम कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात, वेजिटेटिव वनस्पतिक प्रजनन इनको हम लोग कहते हैं। अच्छा मैम, ये जो वनस्पतिक प्रजनन होता है ये किस में होता है? ये बेसिकली पादपों में ही होता है, क्योंकि पादपों में तना है, पादपों में पत्तियां, पादपों में ही जड़ होती है। जैसे कि हम लोग बात करें अदरक की, तो प्यारे साथियों अदरक क्या है जल्दी से बताओ? जो आप लोग चाय में गिर कर पीते हो ना, अदरक वाली चाय बना दो भैया आज। जिंजर, अदरक जो होता है ये क्या है? आपने कहा एक तना है, बिल्कुल। तो अदरक को हम तने के द्वारा उगा सकते हैं। मैंने कहा गन्ना क्या है दोस्तों? गन्ना, शुगर केन। तो गन्ना जो होता है ये भी एक तरीके का तना है। अब जब गन्ने को आप उगाते हो तो गन्ने के तने काट काट कर पौधों में, खेत में डालते हो, उससे नया पौधा उग जाता है दोस्तों। अगर मैंने कहा आलू क्या है, तो आपने फिर से कहा कि आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। तो पोटैटो जो होता है ये भी क्या है दोस्तों? एक तना है, यानी कि स्टेम है ना। लेकिन वहीं जब हमने बात कर ली किसकी? मूली की, गाजर और मूली आपने खाई होंगी, रेडिश दोस्तों और कैरेट यानी कि गाजर, तो ये किस कैटेगरी में आती हैं? ये होती हैं जड़, ये होती हैं जड़। तो इनसे हम लोग नए पौधों को उगा सकते हैं। तो आपने कहा कि जब जड़, तना, पत्ती का इस्तेमाल कर कर नए पौधों को उगाया जाए तो ये वनस्पतिक प्रसार है। अच्छा मैम, मुकूलन किस में होता है? तो मुकूलन होता है, एक तो ईस्ट में होता है दोस्तों, मुकूलन ईस्ट, है ना, और एक होता है हाइड्रा के अंदर, जो हाइड्रा होता है। हाइड्रा है और ईस्ट क्या है? ईस्ट दोस्तों एक कवक होता है, ईस्ट एक कवक है, और हाइड्रा क्या है दोस्तों? एक जंतु है, पानी में रहने वाला जंतु। तो इन दोनों के साथ ये दोनों कैसे जनन करते हैं? मुकूलन के जरिए इनमें जनन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में, याद रखना इस चीज को। अच्छा, विखंडन फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो फ्रेगमेंटेशन की क्रिया आप बताकर चलते हो स्टार फिश में हो सकती है, स्टार फिश है ना, जो तारा मछली होती है इसमें हो सकती है। और दोस्तों जो अभी अभी तुमने शैवाल पढ़ी थी ना, स्पायरोगायरा शैवाल, या जो शैवाल होती हैं उनमें हो सकता है फ्रेगमेंटेशन, एल्गी में हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो स्पायरोगायरा शैवाल होती है इसमें कैसे विखंडन होता है, तो आपने कहा था फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, अब अणुओं द्वारा विभाजन, ये तो कोई बेसिक सा कोई प्रजनन नहीं है। आ जाओ आगे बात करते हैं। मैं यहीं से आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, आपको अमीबा के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है, अमीबा में कैसे प्रजनन होता है आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों जब हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो द्विविखंडन द्वारा होती है। कैसे होती है, द्विविखंडन होता है अमीबा में, यानी कि बाइनरी फीजन होता है अमीबा के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में मेरा मन कह रहा है कि आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों आपने कहा कि द्विविखंडन किस में होता है, अमीबा में। क्या अमीबा में ही होता है केवल, नहीं, अमीबा के साथ साथ द्विविखंडन जीवाणु में भी होता है। तो कभी पूछ ले बैक्टीरिया में कैसे अलैंगिक जनन होगा, आपने कहा द्विविखंडन। आपको पूछ ले कि मैम युगलीना वगैरह में कैसे होगा, तो आपने कहा द्विविखंडन, है ना, युगलीना। और युगलीना के बारे में तो एक और चीज याद रखनी है, इसको तो हम लोग पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। पादप और जंतु की कड़ी है दोस्तों ये युगलीना, ये तो चेन माना जाता है प्लांट और एनिमल के बीच की। तो प्लांट और एनिमल के बीच की क्या कहते हैं, इसको चैन कहते हैं दोस्तों, युगलीना को, क्योंकि ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और दूसरे जंतुओं को भी खा सकता है। और आपने कहा स्पंज, बेटा स्पंज भी एक तरीके के जंतु होते हैं, स्पंजिस जिसको हम लोग कहते हैं स्पंज। तो ये स्पंज जो होते हैं इनमें भी क्या होता है, इनमें भी कैसा जनन होगा, द्विविखंडन द्वारा जनन होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, मिनी मॉक शो नहीं हो रहे हैं मैम, क्या दिक्कत आ रही है बेटा। मिनी मॉक में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंक्वायरी नंबर पर फोन कर कर पूछ सकते हो बेटा। आओ देखो, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जन के दरों से कलियां पैदा होती हैं, in which flowering plant birds are produced in the cliffs of the margins of leaf। भाई दिख रहा है तुम्हें यहाँ ये पत्तियां हैं और इन्हीं के मार्जिन से, पत्तियों के पास पास जो जगह है वहीं से छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं, यही छोटी छोटी पत्तियां टूट जाती हैं और इन्हीं से एक नया पौधा बन जाता है। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, गुलाब का फूल में नहीं। अगर आप गुलाब की बात करते हो दोस्तों, गुलाब रोज है ना, अब भाई भैया रोज की बात कर रहे हैं तो इसकी तो हम कलम लगाते हैं, इसका तो हम स्टेम लगाते हैं, है ना, तना। ब्रायोफिल्लम, बिल्कुल ब्रायोफिल्लम जो होता है इसमें पत्तियों द्वारा जनन होता है, ये ब्रायोफिल्लम का ही पौधा है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां नीचे टूटकर गिर जाती हैं और नया पौधा बनता है। बनाना जो होता है इसमें भी हम लोग स्टेम वगैरह के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। और ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये तो आपने पढ़ाई, इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, उभयचर। क्या कहते हैं इनको, एम्फीबियन, इनको कहा जाता है एम्फीबियन यानी कि उभयचर। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, पादपों का उभयचर इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या। बच्चों जब पुष्प में निषेचन होता है, अच्छा सबसे पहली बात तो मैम निषेचन होता क्या है, सबसे पहली बात कि मैम फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो जब आप लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल और फीमेल। दोस्तों मेल और फीमेल का मिलना, यानी कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं उसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। तो पुष्पों में भी मेल और फीमेल होते हैं फूल के अंदर। अब जब पुष्प में मेल और फीमेल दोनों मिल रहे हैं और निषेचन हो रहा है, तो उस दौरान जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी रहती है बताओ। अच्छा, नर और मादा के मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट बनेगा मैडम जी, युग्मनज बनेगा। अब इस युग्मनज में कितनी संख्या रहती है गुणसूत्रों की, अगर हम मानव की बात करें तो इसके पास तो 46 गुणसूत्र हैं। कैसे आए 46, 23 इसने पापा से लिए, 23 मम्मी से, तो मतलब कि डेप्लॉइड, मतलब कि दोनों के जुड़कर 46 बन रहे हैं। सेम वैसे ही पौधों में भी क्या होगा कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी, डेप्लॉइड रहेगी।
बिल्कुल डेप्लॉइड रहेगी, है ना। आधे गुणसूत्र नर से आएंगे, आधे गुणसूत्र मादा से आएंगे, तब जाकर दोनों के मिलेंगे और वो क्या होगा, डेप्लॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, डेप्लॉइड बन जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो बहुत अच्छे से आपको ऐसे पेपर में कर देना है। क्लियर, आ जाओ अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते, बताओ जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव फ्लावर। आपने अभी पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, इनमें फूल नहीं होते, लेकिन इस बार ऑप्शन थोड़े अलग है। कटहल, जैक फ्रूट, भैया सबसे बड़ा फल है ये कटहल, सबसे बड़ा फल। आप तो कहते हो मैम हम तो इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, तो भैया आप सब्जी जरूर बनाकर खाते हो, लेकिन ये फल है, ये सबसे बड़ा फल इसको माना जाता है। ठीक है, बिगेस्ट फ्रूट है दोस्तों, ये जैक फ्रूट जो होता है बिगेस्ट फ्रूट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ा फ्रूट है। गूलर, गूलर भी तुमने देखा है छोटे छोटे होते हैं। ऑर्किड और फर्न, तो किस पर फूल नहीं होते, फर्न पर फूल नहीं खिलते बेटा। फर्न जो है ये क्या है, एक टेरिडोफाइटा होता है। फर्न क्या है, एक टेरिडोफाइटा के अंदर आने वाला पौधा है, ये टेरिडोफाइटा वर्ग में आता है। क्लियर, और फर्न का एक और नाम है, जल्दी से बताओ इसको क्या कहा जाता है। तो ये टेरिडोफाइटा वर्ग के अंदर आता है और इसको कहते हैं सजावटी पौधा। मैंने आपको बताया था ना, इसको कहा जाता है सजावटी पौधा। भैया जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है तो दूल्हे की गाड़ियों पर जो सजावट की जाती है वो ऐसी फर्न की पत्तियां ही होती हैं जिनसे सजाया जाता है। तो ये है डेकोरेटिव प्लांट, इसको हम लोग कह देते हैं डेकोरेटिव प्लांट, सजावटी पौधा है ये फर्न जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, सही। अच्छा, ऑर्किड के बारे में आपको पूछेगा पेपर में। ऑर्किड जो होते हैं ये अधिपादप होते हैं, अधिपादप। मैम अधिपादप कौन होते हैं, इनको कहा जाता है एपीफाइट। तो एपीफाइट का मतलब होता है, या एपीफाइटा का मतलब, अधि का मतलब ऊपर और पादप का मतलब पादप, यानी ऐसे पादप जो दूसरे पादपों के ऊपर उगते हैं उनको कहते हैं अधिपादप। तो ऑर्किड एक अधिपादप है प्यारे बच्चे। ठीक है बेटा, कल का पीडीएफ नहीं मिला तो मिल जाएगा, परेशान ना हो। फिलहाल आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दें प्यारे बच्चे, क्योंकि कल जो हो गया सो हो गया, कल के चक्कर में आज खराब मत करो। आज की कल की पीडीएफ के लिए आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है इसे समझ नहीं पाओगे और चीजें खराब हो जाएंगी बेटा, है ना। तो पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल मिल जाएगी। मैम कटहल एक फूल है, फूल नहीं प्यारे बच्चे, कटहल एक फल होता है। फल आप बनाते नहीं हो कटहल की सब्जी, वो एक फ्रूट है प्यारे बच्चे। तो सबसे बड़ा फल होता है जो कटहल होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि जो ये ऑर्किड है ये एक अधिपादप है। मैम ये कौन से पादप के ऊपर उगता है, बेटा आम के ऊपर, आम मैंगो सबने खाए हैं और मैंगो का पेड़ सबने देखा है। तो ये मैंगो के ट्री के ऊपर उगता है जो ऑर्किड होता है। कभी देखना आम के पेड़ पर आपको पिंक पिंक से फूल खिलते हुए दिखते हैं, उसकी टहनी पर, आम की टहनी पर, तो वो ऑर्किड होते हैं। और ये ऑर्किड क्या काम करते हैं आम की टहनी पर रहकर, बेटा सपोर्ट लेते हैं, सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, सहारा, है ना, सहारा लेते हैं। और दोस्तों सनलाइट लेते हैं, सनलाइट। और आम के पौधे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम का पौधा कहता है भैया मेरे ऊपर बैठा है तो बैठा रहने दे, मुझे कोई मतलब नहीं है तुझसे, ना मैं तुझसे बात करता ना मैं तेरे साथ रहता। ऑर्किड का मजा है, ऑर्किड आम के ऊपर रह रहे हैं और भैया क्या कर रहे हैं, ये वहां से सपोर्ट ले रहे हैं और सनलाइट ले रहे हैं। तो ऐसा एक जीवन, ऐसा एक संबंध जिसमें एक एक जीव को तो कोई फर्क ही ना पड़े भैया, आम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ऑर्किड जो है उसको तो खाने को सनलाइट भी मिल रही है भोजन बनाने के लिए, और उसको क्या मिल रहा है, रहने के लिए जगह भी मिल रही है। तो आम का पौधा और ऑर्किड दोनों के बीच में कौन सा संबंध बन जाता है, तो इनके बीच में एक संबंध बनता है जिसको कहते हैं सहभोजिता। ये पूछ सकता है, मैं यही लिख देती हूँ, ये दोनों आपस में सहभोजिता दिखाते हैं, सहभोजिता, सहभोजिता दिखाते हैं, ये पूछा जा सकता है। सहभोजिता, कॉमनलिज्म, ये दोनों दिखाते हैं। तो सहभोजिता एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़े और दूसरे जीव को लाभ हो जाए। ठीक है, ये होता है। मैम उत्सव हमारे इटावा में बनाया जाता है, कटहल उत्सव, बिल्कुल बनाया जाता होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है दोस्तों, मुंडक पुष्पक्रम। सबसे पहली बात तो कि मैम पुष्पक्रम क्या होता है, इन्फ्लोरेंस क्या होता है, एक पौधे पर जो फूलों के लगने का क्रम होता है वो होता है पुष्पक्रम। ठीक है, अब तुमने देखे हैं जैसे बहुत से पौधे हैं, जैसे एक पौधा है इस पर तुमने देखा एक फूल यहाँ लग रहा है,
फिर तुमने देखा एक फूल यहाँ लग रहा है, फिर तुमने देखा कि एक फूल यहाँ लग रहा है, या एक पौधा है तुमने देखा कि यहाँ पर एक फूल इधर है और इसी के साइड में फिर दूसरा फूल इधर है, तो ये बराबर में चलते जा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे। तो मतलब कहने का ये है कि जो पौधों के ऊपर फूल खिलते हैं ना, उनका जो सीक्वेंस होता है उसी को कहते हैं पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस। तो आपको मुंडक एक तरीके का इन्फ्लोरेंस है जो आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये किस में देखने को मिलता है, तो ये गेंदा और सूरजमुखी दोनों में देखने को मिलता है। अच्छा, मुंडक पुष्पक्रम जो होता है ये कैसा होता है, ये नीचे से चपटा होता है इस तरीके से, और फिर यहाँ जाकर पूरे के पूरे जो फूल हैं वो लगे हुए होते हैं, पूरे के पूरे जो फूल हैं वो लगे हुए होते हैं। तुमने देखा है ना, सूरजमुखी का, गेंदे का ऐसा ही फूल होता है। तो ये दोनों में पाया जाता है मुंडक पुष्पक्रम। और बरगद पर तो आपको पता है, बरगद की तो जड़ें पूछी जाती हैं। तो बरगद पर कौन सी जड़ें होती हैं, आपने कहा अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो बरगद पर पाई जाती हैं। एडवेंचियस रूट, एडवेंचियस रूट जो होती हैं वो बरगद के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। या इनको कई बार हम प्रॉप रूट के नाम से भी जानते हैं, कई बार इनको हम लोग प्रॉप रूट या सहारा देने वाली रूट भी कह देते हैं, ठीक है ना। क्लियर, चलो भैया आ जाओ आगे बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे एक आधे प्रश्न आपको पेपर में जरूर आने वाले हैं किसी ना किसी शिफ्ट में। तो जब हम किसी फूल की बात करते हैं तो फूल के बीचों बीच मौजूद कौन सी संरचना होती है। ये फूल तुम्हें दिख रहा है, इस फूल के बीचों बीच ये जो तुम्हें हरे रंग की संरचना दिख रही है, बता दो बालको इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ सारे बच्चे इसको क्या कहते हैं। तो एक फूल के बीचों बीच जो आपको संरचना दिखती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। या इसी का एक और नाम मैं बताऊं तो पिस्टिल, इसी का एक और नाम मैं बताऊं तो कार्पल, ठीक है। तो ये सारे इसी के नाम हैं। तो आपने देखा है वहां लिखा हुआ भी है। तो ये जो फूल के बीचों बीच आपको संरचना दिख रही है इसको कहते हैं हम लोग अंडप। और ये अंडप जो है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। अब आप जरूर समझ गए होंगे, स्त्री केसर, या इसी को कहा जाता है मादा भाग। तो देखो कितने सारे नाम हैं, ये चीज एक ही है, नाम इतने सारे हैं, है ना। एडेंसोनिया, पिस्टिल, कार्पल, स्त्री केसर, मादा भाग, ये सब होते हैं अंडप के ही पार्ट, ठीक है। तो किसी भी फूल के बीचों बीच पाया जाता है एक मादा भाग, इसी को हम कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। मैंने बताया था ना, पिस्टल भैया लड़कियां पिस्टल चलवा देती हैं, तो पिस्टल क्या होता है, मादा भाग होता है। अब देखो बाह्य दलपुंज क्या है, सेपल। ये जो हरे हरे रंग के दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये सेपल है, दिख रहे हैं आपको। चलो मैम, फ्लोरल कैलेक्स, पुष्प केसर। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ये बेस होता है जिस पर ये पूरा फूल टिका हुआ है इसको कहते हैं। या कैलेक्स क्या होते हैं, आपको कभी भी पूछे तो ये जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, इनको हम लोग कैलेक्स के नाम से भी जानते हैं। या इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कोरोला, कोरोला। या इनको हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ी। क्या कह देते हैं दोस्तों, पंखुड़ी, ठीक है। अब पेटल यानी पंखुड़ी यही हो जाती है जो आपका पुष्प का सबसे सुंदर भाग होता है। फिलहाल बीचों बीच जो संरचना होती है ये अंडप होती है, याद रखना। आओ आगे बात करते हैं। मशरूम है दोस्तों, मशरूम क्या है, एक शैवाल है, एक फंजाई है, एक जीवाणु है, या कोई भी नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे कि मशरूम क्या है प्यारे बच्चे, ठीक है। करंट भी मारती है, कौन मारती है करंट, जल्दी से बताएं मशरूम क्या है दोस्तों। मशरूम एक कवक है, एक शैवाल है, एक फंजाई, बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, एक फंजाई है मशरूम। तो दोस्तों जो मशरूम होता है ये किस कैटेगरी में आता है, आपने कहा कवक की कैटेगरी में। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होती हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें भरपूर मात्रा में सेलेनियम भी पाया जाता है। सेलेनियम एक पोषक तत्व है, तो वो भी इसके अंदर पाया जाता है मशरूम के अंदर। और मशरूम फैट फ्री होता है, मतलब ये एक ऐसा है अगर कोई डाइटिंग कर रहा है ना तो मशरूम को अच्छे से खा सकता है, सारे पोषक पदार्थ मिलेंगे पर फैट नहीं बढ़ेगा। तो मशरूम की हर प्रजाति खाने योग्य नहीं होती। कभी आज ही अपना फैट लूज करने लगो कि मैडम ने कहा था खा लो और जाकर मशरूम आसपास उखाड़ने लगो, पहले तो ये तुम्हें आसपास अब मिलेंगे ही नहीं, बरसात के मौसम में उगते हैं, है ना। और अब ये तुम्हें मार्केट में तो मिल जाएंगे क्योंकि वहां स्टोर करके रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा कि मशरूम एक फंजाई की कैटेगरी में आता है। अच्छा, यहाँ से अब कुछ चीजें हैं जैसे शैवाल। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, बताओ। जब आपको कभी भी पूछे कि जब हम शैवाल की स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन।
है ना दोस्तों। फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। आगे बात करें कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी ये होता है कवक का अध्ययन। अच्छा, जीवाणु का अध्ययन क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, जीवाणु का अध्ययन, यानी कि जीवाणु विज्ञान इसको कहते हैं। और जीवाणु विज्ञान यानी जीवाणु की खोज किसने करी थी, आप बताओगे, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। तो ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने क्या करा था दोस्तों, जीवाणु को खोजा था। ठीक है, इन्होंने ही बैक्टीरिया को खोजा था, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, समझ में आ गई बात दोस्तों। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आओ नेक्स्ट। निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है दोस्तों। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि का मतलब क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि का मतलब होता है ऐसी औषधि जो हर प्रकार के जीवाणु को मार दे भैया, है ना। तो जो जीवाणु आपके शरीर में बीमारी करते हैं दोस्तों, अब ये जीवाणु भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, और एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ऐसी दवाइयां जो दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर डिशुम डिशुम कर दे, दोनों प्रकार के जीवाणुओं को मार दे, ये होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया वाली बीमारियों को खत्म करने वाली दवाइयां। तो आपने कहा ऐसी बीमारी जो दोनों तरीके के बैक्टीरिया को मारे, उनको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और ये पैरासीटामोल होती है दोस्तों। ये कौन सी दवाई है, पैरासीटामोल। तो आपने कहा पैरासीटामोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है। आपको जरा सा सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, बुखार हुआ, भैया कैसा भी वायरस सही, कैसा भी बैक्टीरिया सही, आप पैरासीटामोल खा लेते हो और थोड़ा बेटर फील करते हो, तो आपको बताना है पैरासीटामोल। अच्छा, क्लोरोक्विनीन से भी क्वेश्चन आता है। क्लोरोक्विनीन मलेरिया के उपचार में दी जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा दी जाती है, तो इससे हम मलेरिया का उपचार करते हैं। मलेरिया बीमारी जो एक प्रोटोजोआ से होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों इससे हम। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये क्लोरोक्विनीन हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है, उससे इसको निकाला जाता है। सिनकोना का वृक्ष होता है, उससे, सिनकोना वृक्ष की छाल से इसको हम लोग निकालते हैं। बार्क ऑफ सिनकोना आप लोग बताकर चलते हो, ठीक है ना। बार्क ऑफ सिनकोना ट्री जो होता है उससे इसको हम लोग प्राप्त करते हैं, क्लोरोक्विनीन को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिया जाए। निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, ठीक है, विभेदित किया जा सकता है पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें हम जड़, तना, पत्ती को मतलब उसके शरीर को जड़, तना, पत्ती में विभेदित कर सकते हैं, तो आपने कहा मार्शीलिया। दोस्तों मार्शीलिया एक टेरिडोफाइटा पौधा होता है, ये एक टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है। और इसको आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हो, पत्ती, जड़, तना में विभेदित कर सकते हो। तो ये टेरिडोफाइटा वर्ग का एक पौधा होता है, क्लियर। फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइटा है दोस्तों, ब्रायोफाइटा वर्ग में आता है फ्यूनेरिया। ये कैसा पौधा है, ब्रायोफाइटा वर्ग में आने वाला पौधा है, ठीक है। कारा मैंने कहा था थैलोफाइटा में आता है, ये आता है थैलोफाइटा में। कारा एक शैवाल होती है, तो थैलोफाइटा वर्ग में आती है शैवाल। और मैंने कहा था कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के पौधे जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं हो सकते, केवल ये टेरिडोफाइटा के साथ हो सकता है। मार्किंशिया भी एक टेरिडोफाइटा है दोस्तों, ठीक है, ये ब्रायोफाइटा है दोस्तों, ठीक है। तो मार्केंशिया भी क्या है, एक ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन मार्शीलिया जो एक टेरिडोफाइटा है और इसी को आप जड़, तना, पत्ती में विभेदित कर सकते हो। आओ अगला प्रश्न है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये जो जड़ें हैं, इनकी जो तुम्हें बाल दिख रहे हैं जड़ों के, देखो भैया इसके कितने घने बाल हैं, है ना। इसके देखो, ये देखो यहाँ से छोटे छोटे रोम निकल रहे हैं, इधर देखो छोटे छोटे रोम यहाँ से निकल रहे हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, जो जड़ों के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, रूट नेल्स, रूट हेयर, रूट विलो या रूट ट्रेकाइट्स। क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं रूट हेयर। भैया बाल के जैसी संरचनाएं हैं और किसके पास हैं, जड़ों के पास। तो जड़ों के बाल हो गए ये, इनको कहते हैं रूट हेयर। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। और दोस्तों ये क्या काम करते हैं, तो ये पानी और पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। पोषक पदार्थ प्यारे बच्चे मिट्टी के अंदर, पोषक पदार्थ व जल का अवशोषण करते हैं मिट्टी से। तो मिट्टी से ये क्या करते हैं, पानी को खींचने का काम और पोषक पदार्थों का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इनका काम होता है
एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। तो ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी के अंदर से दोस्तों। ये जो रूट हेयर होते हैं तो इनको आप लोग कहते हो रूट हेयर। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैश होते हैं। अभी अभी मैंने कहा था कि जब पौधों में जनन होता है, वनस्पतिक जनन, तो पौधों के वनस्पतिक भागों से वनस्पतिक जनन होता है। तो कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनसे वनस्पतिक जनन होता है? ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? एक बार थम्स अप करो। जब आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो और आपको मजा आ रहा है तो दैट्स मीन आपकी तैयारी अव्वल लेवल की है बेटा, और तैयारी करनी भी अव्वल लेवल की ही पड़ेगी आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है। तो जिन भी बच्चों के कॉन्सेप्ट थोड़े से छूट रहे हैं, एक बार चीजों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कल की क्लास में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर आऊंगी, पाचन तंत्र को लेकर आऊंगी, तो चीजें एक बार पहले आप अच्छे से रिवाइज कर ले और उन चीजों को करें। तो वनस्पतिक भाग जो होते हैं, मैंने कहा था जड़, तना और पत्ती, ये पौधों के कैसे भाग होते हैं? वनस्पतिक भाग। अच्छा मैम, अगर हम फूल की बात करें तो जहां जहां फूल आ रहा है उस ऑप्शन को काट देना, क्योंकि जो फूल होता है, क्योंकि जो फ्लावर होता है, ये पौधों का जनन भाग होता है। ये पौधों का जनन भाग है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको कहते हैं। तो ये तो सेक्सुअल पार्ट होता है पौधों का, जबकि वनस्पतिक भाग में जड़, तना और पत्तियां आते हैं। क्योंकि एक फूल के अंदर ही हमें नर और मादा नजर आते हैं। एक पौधे के अंदर जो फूल होता है उसी में मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो हमें नजर आते हैं दोस्तों। तो इसीलिए फूल तो एक लैंगिक जनन की विधि द्वारा यूज होने वाला अंग हो जाता है। आओ आगे बात करते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? देखो क्वेश्चन आया भाई, प्रजनन के लिए जो फूल होते हैं इनमें आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं? तो जब हमने एक फूल की बात करी दोस्तों, जब हमने किसकी बात करी? एक फूल की बात करी। तो एक फूल के अंदर जो प्रजनन के लिए क्या होते हैं? कुछ अंग होते हैं। ये कौन कौन से अंग हैं जो एक फूल में प्रजनन के लिए होते हैं? आप मुझे बताएं फटाफट। तो आपने कहा कि मैम ये होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। बिल्कुल, बीचों बीच जो संरचना होती है इसको तो हम स्त्री केसर कह देते हैं बेटा, और यहाँ से जो संरचनाएं निकलती हैं ये इस तरीके से, इनको हम कहते हैं पुंकेसर, यानी ये नर वाले भाग होते हैं। इस तरीके से एक फूल के अंदर आपको जो संरचनाएं दिखती हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। अच्छा, जो पुंकेसर होता है ये होता है नर भाग, इसको कहते हैं हम लोग नर भाग। ये मेल पार्ट होता है दोस्तों, ये मेल पार्ट होता है। और इसके कितने पार्ट होते हैं? इस तरीके से इसकी संरचना होती है। इसके इस वाले भाग को हम कहते हैं फिलामेंट, इसके इस वाले भाग को कहते हैं तंतु, ठीक है। और ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं एंथर, एंथर बोले तो पुधानी। और बेटा इसी के अंदर बनती हैं परागकण, इसी के अंदर बनती हैं पोलन। तो ये होते हैं नर वाले हिस्से। और मादा वाले हिस्से की अगर बात करें तो सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, है ना, और नीचे मारती है ये स्टाइल। प्यारे बच्चों, स्टाइल लड़कियां मारती हैं। और ये फूला हुआ भाग होता है ओवरी, फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। तो यहां से आप लोगों का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फूल के हिस्से जो हैं जिस आधार पर उपस्थित हैं उसको कहा जाता है पुष्पासन, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। ये फूल के जो हिस्से हैं इस बेस पर टिके हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पुष्पासन या इंटरनोड, इसको हम लोग कह देते हैं। तो फूल के हिस्से जिस आधार पर चिपके हुए हैं उसको हम कहते हैं बी ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपने देखा ओवरी, ओवरी से क्या बनता है? ओवरी से फल का निर्माण होता है। तो किसी भी फूल के अंदर जो ओवरी होती है इससे हम लोग फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन, इसी से फल बनता है दोस्तों, इसी से फल बनेगा। ये जो ओवरी है, ये जो मटके जैसी संरचना है, यही फल बनाती है। और इसके अंदर, इसके बाहर जो कैलिक्स हैं, बाह्य दलपुंज जिसको कहते हैं, बेसिकली जो कैलिक्स वाली जो संरचना हो जाती है वो ये वाली हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से अगला प्रश्न है, लड़कियां स्टाइल नहीं मारती मैम बट वो भाव खाती है। अच्छी है भैया, पाव भाजी तो नहीं खाती, भाव ही खाती हैं या पाव भी खाती हैं? वो पाव भी खा लेती हैं बेटा, ठीक। तो आओ आगे बात कर लेते हैं। पौधों में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? भाई आपके पास कोई बहुत सारा खाना ला कर दे दे, आप खाना खाकर झिक गए पूरी तरीके से, अब भाई मजा आ गया, अब तुम क्या करोगे? ये खाना बच गया, चलो इसे फ्रिज में रख देते हैं, कल को खाएंगे या रात को खाएंगे। तो वैसे ही पौधों के अंदर ऐसा खाना
जिसे वो अपने यूज में नहीं लाते, स्टोर करके रख लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टार्च। बिल्कुल सही बात। तो पादपों के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च। अच्छा, क्या मैम ये क्रिया जंतुओं में नहीं होती? भैया जंतु क्यों पीछे रह जाएं? जंतु तो सबसे आगे रहेंगे, और हम जंतुओं में हम इंसान तो सबसे आगे रहते हैं। जब हम कभी कहीं जाते हैं और कोई खाना हमें देता है, हम खुद तो खा जाते हैं, सारा पेट में रख लाते हैं जितना आता है, बाकी का हम फ्रिज में रख देते हैं, कल खाएंगे परसों खाएंगे। तो भैया जंतुओं में भी ये अतिरिक्त खाना ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन। तो आपको जंतुओं में पूछे तो बताया ग्लाइकोजन, और पादपों में पूछे तो स्टार्च। अच्छा, ये ग्लाइकोजन जंतुओं में भी होता है, और यही ग्लाइकोजन कवक में भी संचित होता है, फंगस में भी संचित होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने कहा स्टार्च हो जाता है सही। आपके शरीर में वो कौन से टिश्यू हैं जहां पर आपके शरीर में फैट का संचय होता है, जहां पर आपके शरीर में वसा संचित होती है? तो आपने कहा एडिपोज्ड टिश्यू, आपने कहा एडिपोज्ड टिश्यू, यानी कि वसीय ऊतक। आपके शरीर में जो वसीय ऊतक हैं, यहाँ पर वसा का जमाव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फूल के परागकोश से वृत्तिका तक परागण कणों का स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, एक फूल के परागकोश, मैंने कहा था परागकोश कहाँ होते हैं? ये नर है, ये नर की एक संरचना है, इसी को कहते हैं परागकोश या पुधानी, है ना। इसी को कहा जाता है परागकोश या फिर पुधानी, है ना, एंथर। तो इस एंथर से जब परागकण निकलकर मादा के पास पहुंचेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? परागण। और परागण कई माध्यमों से हो सकता है ना, पानी से, हवा से, इन सब से। फिलहाल रीजनरेशन की बात करते हैं, पुनः जनन। तो दोस्तों, जो हाइड्रा होता है उसमें भी होता है पुनः जनन की क्रिया। ठीक है, जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया एक जंतु है, इसमें भी होता है पुनः जनन। ठीक है, प्लेनेरिया। तो ये जो जो दो जंतु हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनमें पुनः जनन होता है। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, पत्तियों पर जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमाटा, उनसे जब अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है, इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं से होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो, जहां पर नर और मादा की आवश्यकता होती है, जहां पर मेल और फीमेल की जरूरत होती है, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिलहाल यहाँ परागण हो गया है सही। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि हवा द्वारा परागण क्या कहलाता है? हवा द्वारा परागण जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनुमोफिली, एनुमोफिली। ठीक है, हवा द्वारा परागण होता है एनुमोफिली दोस्तों, एनुमोफिली होता है हवा द्वारा परागण। आपसे पूछे कभी भी कि पानी द्वारा परागण क्या होता है, पानी जब परागण की क्रिया करता है, वाटर, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफिली, है ना, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब पानी, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। क्लियर। जब आपको पूछे कि जंतुओं द्वारा परागण क्या होता है, जंतु यानी कि इसको कहते हैं जूफिली, इसको कहा जाता है जूफिली। ठीक है, तो जंतु द्वारा परागण होता है जूफिली। ठीक, ऐसे आपको चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। कीटों द्वारा परागण क्या होता है? कीट, कीट इंसेक्ट द्वारा जो परागण होता है उसको कहते हैं एंटोमोफिली, 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 उसको कहा जाता है दोस्तों एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें पेपर में आ सकती हैं। आओ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। दोस्तों, परागण कहाँ बनते हैं बताओ? अगर हम पौधों की बात करते हैं तो मैंने अभी अभी आपको कितनी बार समझाया कि ये है तंतु, फिलामेंट। तो फिलामेंट में तो नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो संरचना है इसी को कहा जाता है परागकोश, या फिर इसको कहते हैं हम लोग एंथर इंग्लिश में, या पुंधानी कहते हैं। इसी में बनते हैं परागकण। तो आपने कहा एंथर में बनते हैं दोस्तों क्या? परागकण। ठीक है, ओवरी से क्या बनता है? फल। स्टिग्मा पर जाकर ये परागकण चिपकते हैं। तो परागकण कहाँ पर चिपकते हैं दोस्तों? स्टिग्मा से चिपकते हैं परागकण, है ना, यहीं पर स्टिक करते हैं, क्योंकि ये स्टिग्मा इसका नाम इसीलिए रखा है क्योंकि चिपचिपा होता है, तो यहीं जाकर परागकण चिपक जाते हैं, है ना, फिलामेंट नहीं। चलो आओ आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन। हाँ जी, एंथर बिल्कुल। पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ क्लास नोट्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आ जाओ भैया। देखो परागण, पोलिनेशन क्या है बताओ जल्दी फटाफट। परागण किसको कहते हैं? अभी अभी आप पढ़ चुके हो। स्टिग्मा से परागकोश तक परागण का संचरण, पौधों में पराग का उत्पादन, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचरण, या बीजाणुओं में पराग ट्यूब का विकास। जल्दी बताओ किसको कहते हैं परागण? ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से। ये जो ए वाले हैं ना ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लो, मारूंगी फिर मैं तुम्हें। सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात भाई। पराग कोश के अंदर बन रहे हैं परागण और वो स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, तो पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचरण। ये यहाँ पर परागकण बन रहे हैं और यहाँ पर ये है स्टिग्मा वाला पार्ट मादा का। तो यहाँ से परागण उड़े और यहाँ पहुंच गए, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण। तो पराग कोश से पराग स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसी को कहा जाता है परागण। आ जाओ आगे। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। माइकोराइजा ये एक सहजीवी संबंध है। किस किस के बीच में सहजीवी संबंध है? शैवाल तथा ब्रायोफाइटा के बीच में है, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में है, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच में है, या फिर आप बताओगे शैवाल तथा कवकों के बीच में है। फटाफट से बताओ। माइकोराइजा आपको बताया मैंने, तो बिल्कुल आपने कहा कि माइकोराइजा कवक तथा उच्च पौधों के बीच में पाया जाने वाला एक संबंध होता है। अच्छा, यहाँ पर ये माइकोराइजा क्या करते हैं? ये माइकोराइजा जो है भोजन और जल के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, भोजन और जल अवशोषण में ये पौधों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये भी वाटर एंड फूड एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं प्लांट की। ठीक है ना दोस्तों? तो ये भी एक तरीके का संबंध होता है जो कवक और उच्च पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अच्छा, शैवाल और कवक के बीच पाए जाने वाले एक जीवन या एक रिलेशनशिप का नाम, या एक ऐसे जंतु या एक ऐसे एनिमल का नाम, ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो शैवाल और कवक के बीच पाए जाते हैं। तो आपने कहा लाइकेन। आपने कहा लाइकेन दोस्तों। तो लाइकेन ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे पादप हैं जो शैवाल और कवक के बीच में पाए जाते हैं। और लाइकेन जो होते हैं इनको कहा जाता है वायु प्रदूषक। इनको वायु प्रदूषक सूचक के नाम से भी जाना जाता है। एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर, एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर इनको कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को पेपर में आ सकता है। ठीक है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। लाइकेन होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटाइल्स प्लांट? डाइकोटाइलडोन प्लांट जो होते हैं ये कैसे होते हैं बताओ? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म यानी कि आप बताकर चलते हो आवृत बीजी पौधे, जो सबसे ज्यादा विकसित पौधे हैं, इनको दो भागों में बांटा था। एक थे दोस्तों मोनोकोट और एक थे दोस्तों डाइकोट। तो डाइकोट की विशेषता आपको पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। तो देखो, इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं। दिस प्लांट है फाइब्रस रूट। इन पौधों में दो बीज पत्र होते हैं। इन पौधों में जालीदार वेनेशन होता है। इन पौधों में एक टैप जड़ होती है। तो बताओ डाइकोट के अंदर कैसी जड़ पाई जाती थी? कैसी जड़ पाई जाती थी डाइकोट के अंदर? मैंने कहा था कि जो मोनोकोट है इनमें पाई जाती है फाइब्रस रूट। मैंने कहा था कि इनके अंदर रेशेदार जड़ है या तंतुदार जड़ होती है इनके अंदर, जबकि मोनोकोट में मैंने कहा था कि टैप रूट पाई जाती है, यानी कि कौन सी? शंकु जड़ इनके अंदर पाई जाती है। अब आपको यहाँ पे लिख रहा है कि डाइकोट में तंतु में जड़ होती है, ये तो गलत है। डाइकोट में तो टैप रूट होती है, ये तो सही है। मैम इनमें जाली का व्रत वेनेशन होता है, ये भी सही है। इनके अंदर जाल जाल सा बना रहता है, जैसे पपीते की पत्ती में बना रहता है, पपीता डाइकोट है ना। इनमें दो बीज पत्र होते हैं, कतई सही बात है बेटा। तो इसीलिए ए यहाँ पर क्या हो गया? इनके लिए गलत हो गया। आ जाओ आगे बात करते हैं। द्विनिषेचन का गुण है दोस्तों। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का होता है। देखो, डबल का मतलब दो और फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो जब निषेचन की क्रिया दो बार होती है उसी को कहते हैं द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म में। मैंने कहा था सबसे ज्यादा विकसित पौधे हैं आम, नीम, गुलाब, गुड़हल, जितने भी फल खाते हो, जितनी भी सब्जियां, सब इसी में आती हैं, एंजियोस्पर्म में। और ये इसी में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा इनमें दो नर बन जाते हैं। कितने नर बन जाते हैं? दो नर बनते हैं।
अब दो नर बनते हैं तो दो नर अलग अलग जाकर निषेचन करेंगे। एक नर ओवरी से जुड़ जाता है, एग से फर्टिलाइज हो जाएगा, और एक नर सेंट्रल ओवरी से जाकर निषेचित हो जाएगा। तो दो निषेचन हो जाते हैं, इसी को कहते हैं डबल निषेचन, है ना। 2 मेल गैमेट बनते हैं इनके अंदर, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। तो देखोगे कैसे, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये डबल निषेचन हो रहा है, दोहरा निषेचन। देखो एक नर ये रहा, एक नर ये रहा। इस तरीके से जब ये मादा के अंदर जाते हैं, मादा की ओवरी में, तो एक नर तो यहाँ निषेचित हो जाता है, एक नर यहाँ निषेचित हो जाता है। तो दो नर बन जाते हैं और दोनों नर मिलकर अलग अलग निषेचन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 24 की तरफ चल रहे हैं। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है। कितना सिंपल है ना। क्या होता है मैम, ओवरी। बेटा एक फूल जो होता है ना, उस फूल के अंदर की तरफ जो मादा भाग होता है उसको कहते हैं ओवरी। ऐसा दिखता है देखो ओवरी। एक फूल के अंदर बीचों बीच जो मादा की तरह काम करने वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं, वो ओवरी जो है वो मादा का ही भाग है। तो ये जो फूला हुआ सा पार्ट है इसी को कहते हैं ओवरी। इसी ओवरी से आगे चलकर फल बनते हैं। जो आप फल खाते हो वो ओवरी से ही बने हुए होते हैं। ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे आपको मैंने कहा कि बताएंगे कि वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं द्विबीजपत्री। अभी बताया था इस तरीके से 2 बीज पत्र, जैसे कि बादाम में 2 बीज पत्र होते हैं, है ना। बादाम, ऑलमंड जिसको आप कहते हो, ऑलमंड द्विबीजपत्री है। मूंगफली द्विबीजपत्री है दोस्तों, पीनट बोलते हैं जिसको, है ना, ये द्विबीजपत्री होता है। और कौन कौन सा होता है, आम की बड़ी गुठली के अंदर छोटी गुठली निकलती है, मैंगो द्विबीजपत्री है ना। पपीता पत्ती के आधार पर द्विबीजपत्री है। तो ये सब क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं। अच्छा, घास 1 बीजपत्री होती है, घास 1 बीजपत्री होती है। मक्का 1 बीजपत्री होती है ना। चावल 1 बीजपत्री होता है। तो जिनके बीज ऐसे 2 भागों में बटे वो द्विबीजपत्री। चना बिल्कुल, मटर प्यारे बच्चे बिल्कुल, ये द्विबीजपत्री हैं। आओ आगे। अंडप का एक भाग नहीं है, अंडप देखो वही कार्पल जो ये है, देखो ये है ओवरी, ये ओवरी वाला पार्ट है। तो ये पूरी की पूरी संरचना एक मादा से संबंधित है। ये पूरा का पूरा मादा का भाग है। अब मादा का भाग है बेटा, तो यहाँ पे बताना है कि अंडप का भाग कौन नहीं है। तो मैंने कहा था कि स्टिग्मा यानी कि कार्पल इसको बोलते हैं, पूरा ये मादा भाग है, मादा। तो मादा से स्टिग्मा संबंधित है बिल्कुल। मादा का ये वाला भाग स्टाइल मारता है बिल्कुल, ये ओवरी है बिल्कुल, और ये ओव्यूल है बिल्कुल। तो आपने कहा स्टिग्मा मादा से संबंधित है, ओवरी मादा से संबंधित है, स्टाइल मादा से संबंधित है। लेकिन स्टेमन जो था पुंकेसर, ये नर का भाग है, ये नर भाग होता है। तो ये नर से संबंधित है, ये मेल से संबंधित है, ये मेल पार्ट है, इसीलिए ये पार्ट नहीं है मादा का या कार्पल का। तो आपने कहा सी ऑप्शन हो गया सही। तो अभी तक सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं 25 में से। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 25 में से लगभग 24 और 23 के आसपास क्वेश्चन सही करे हैं। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल भी बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और जहां भी आपको लगा है कि ये कॉन्सेप्ट हम भूल गए, ये कॉन्सेप्ट हमारा जो दिमाग से निकल गया, उस नोट्स को दोबारा से आप लोग रिवाइज करना चीज़ों को, और बेहतरीन तैयारी करना, क्योंकि एग्जाम अगले ही महीने हैं। ठीक है। तो हम यहाँ आपका फटाफट रिविजन तो करा ही रहे हैं, साथ में आपको भी अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जिस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो, जिस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो, उनको फिर से देखना, फिर से उसको रिवाइज करना चीज़ों को। फिलहाल आज मैं आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ दोस्तों। आपको बताना है कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। कई कई बार मैंने आज की क्लास में बताया। तो आपका ये होमवर्क प्रश्न है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है। तो आपको कैसा सेशन लगा जरूर बताइएगा। कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे, तो प्लीज सारे फैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के आप रिकॉल करके आइएगा। सारी चीजों को अच्छे से आप एक बार रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत दोस्तों।